दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को सौंपा ड्रोन। कहा हमारा तीसरा कार्यकाल महिला सशक्तिकरण पर एक नया अध्याय लिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय। विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के 10 और सपा के 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। अपना दल से आशीष पटेल बनेंगे एमएलसी। यूपी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को शाम 5 बजे होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यूपी की 17 सीटों को लेकर होगी चर्चा। 14 या 15 मार्च को हो सकता है सीएम नीतीश कुमार के बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। 14 मार्च शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार की संभावना। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर गाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी और आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। यह बड़ा और दुखद हादसा गाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से के न्यूज इंडिया ये तस्वीरें साफ तौर से आपको दिखा रहा है कि 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी है और आग की इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से अभी यह खबर आ रही है। गाजीपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बस में आग लगी हुई है। भीषण आग की चपेट में आकर 25 लोगों की जलकर मौत हुई है। बस में आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। हाई टेंशन तार गिरने से यह हादसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी और बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर गाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। बस में आग लगने से 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर गाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। तो बस में सवार 25 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। भीषण आग की चपेट में आई है और बस एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन गिरने से यह बस में आग लगी है और आग लगने से बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। 25 लोगों की सड़क, आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन गिरने से 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। बस में सवार ये 25 लोग, हाई टेंशन लाइन गिरने से बस में आग लगी और बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस एकाएक धू धू कर जलने लगी और बस में सवार सभी 25 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। आपको बता दें, गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यह खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण वहां एकजुट हुए हैं। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में हाई टेंशन तार गिरने से यह हादसा हुआ है। लोग दूर से ही इस दृश्य को देखते रहे। चूंकि हाई टेंशन लाइन का यह मामला था, इस वजह से दूर से ही लोग तस्वीरें बनाते दिखे हैं। अभी तक प्रशासनिक अमला बताया जा रहा है कि मौके पर नहीं पहुंचा है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। 25 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर गाजीपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से बस में आग लगी और बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें शादी समारोह में यह बस जा रही थी। इस दौरान बस के ऊपर हाई टेंशन लाइन गिरने से यह हादसा हुआ है। मरदहा थाना क्षेत्र की बरही में यह हादसा हुआ है। बस में लगभग 70 लोग सवार थे, जिसमें से 25 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, ताजा तस्वीरें, ये ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसपास के लोग एकत्रित हुए हैं और बस में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया है। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर हाई टेंशन लाइन का तार जो है बस के ऊपर गिरा है, जिससे यह बड़ी घटना घटित हुई है। 25 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। आपको बता दें 70 लोग इस बस में सवार थे। हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी है और आग लगने से बस में सवार 25 लोगों की दुखद मौत हुई है। आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए हैं और आग को बुझाने का प्रयास भी किया है। तो मरदहा थाना क्षेत्र के बरही में यह हादसा हुआ है। बस में लगभग 70 लोग सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें से 25 लोगों की मौत हुई है। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। गाजीपुर हादसे को तो गाजीपुर के हादसे पर सीएम ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने के आदेश दिए हैं। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 25 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? अभी तक बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला अभी तक नहीं पहुंचा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। संदीप, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे गाजीपुर में जिस तरीके से हाई टेंशन वायर उसके निकलने की वजह से एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना में लगभग जो है 25 लोगों की मृत होने की जो है सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये घटना घटती है उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से अपने आला अधिकारियों को वहां पहुंचने के निर्देश भी जारी किए हैं। साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों को तत्काल वहां पहुंचने के और उनके जो लोग अभी जल गए हैं उनका पूरी तरह से उपचार के लिए निर्देशित किया गया है। यानी कि साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना घटती है उस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका जो है संज्ञान लिया है और उसके बाद अपने अधिकारियों को वहां पहुंचने के निर्देश दिए हैं, उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ जो लोकल टीम है वहां गाजीपुर जिले में जो डीएम एसपी है वहां पे मौके पे जा करके हर व्यक्तियों को सबसे पहले उपचार उनका कराने को निर्देशित किया गया है। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटी है इसके साथ ही साथ में बिजली विभाग की भी पूरी टीम जो है वहां पर मौके पे मौजूद है। साथ ही साथ में जलकल की टीम भी वहां पे मौजूद है, क्योंकि बचाव कार्य हैं वो तेजी से किए जा रहे हैं। जहां तक भी जिनको बचाने की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरी प्रशासन अमला जो है खरा उतरने का प्रयास जो है करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ संदीप, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गाजीपुर का प्रशासन, सीएम ने हालांकि संज्ञान लिया है, गाजीपुर का अगर लोकल प्रशासन की बात की जाए तो मौके पर अभी तक नहीं पहुंचा है। सीएम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जो स्थिति है वहां की उसको संभालें, लेकिन लोकल प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगते हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम गाजीपुर की घटना की बात करते हैं तो लगातार जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन आला प्रशासन है गाजीपुर जिले का है, वहां के डीएम है, एसपी हैं या वहां के लोकल जो पुल थाना क्षेत्र है वहां की जो फोर्स को तत्काल मौके पे पहुंचने के निर्देशित किया गया, लेकिन कुछ ही देर हो गया लेकिन अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से वहां की टीम को जो है तुरंत एक्टिव होना पड़ा और इसके साथ ही साथ में अब जो बचाव कार्य हैं वो तेजी से कराए जा रहे हैं। यानी कि जहां तक भी हो सकता है लोगों की जान
जान बचाने का जो प्रयास है प्रशासन का उसमें करती हुई नजर आ रहा है। तुरंत सभी को सीएससी जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको वहां पे भेजा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं गाजीपुर में घटना, दर्दनाक घटना घटती हुई नजर आई है। सबसे बड़ी कमी है कि बिजली प्रशासन की किस तरीके से हाई टेंशन जो वायर है वो टूट के गिरा है नीचे। यानी कि जिस तरीके से वो एक घटना घटती है ये एक बड़ी घटना है, कोई छोटी मामूली घटना नहीं। इसमें कई विभागों की लापरवाही है वो सामने देखने को मिल रही है। हालांकि जो हम बिजली विभाग की बात करते हैं, ऊर्जा विभाग की बात करते हैं, जो बड़े हाई टेंशन वायर जाते हैं उनकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उन तारों में जो ढीलापन था शायद यही बड़ी वजह रही है कि वो टूट करके नीचे गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक सबसे बड़ी बात सामने निकल के आती है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के जरूर जो है वहां का प्रशासन को सख्त निर्देशित करना चाहिए और इसके साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से वहां पर मौके पे पहुंच करके अपनी टीम के साथ रेस्क्यू करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की बड़ी जान माल का खतरा किसी को ना हो। यानी कि अगर किसी की जान बचाई जा सके तो ये एक बेहतर कार्य होगा। इसको लेकर के प्रशासन को तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही साथ में उनके उपचार में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो उसको लेकर के बड़े कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिया है। हाँ संदीप, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से ये शादी समारोह में ये बस जा रही थी, लगभग 70 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं और 25 लोगों की मौत की खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही है। शादी समारोह में जब ये बस जा रही थी तमाम इसमें बच्चे भी सवार होंगे। मृतकों की अगर आंकड़े की बात की जाए तो आपके पास क्या जानकारी है कि मृतकों का आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जो अभी तक जो एक सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर लगभग जो है उसमें 70 से 75 सवारी जो है उसमें बस के अंदर बैठे हुए थे। इसमें हम चाहे हम बुजुर्ग की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें या हम बच्चों की बात कर लें, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे इस बस के अंदर। इसके साथ ही साथ जो बस जो है वो बारात के लिए प्रस्थान कर रही थी। हालांकि जो बस ये हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद से कितनी लोगों की मौतें हुई हैं ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े जो निकल के सामने आ रहे हैं वो लगभग 25 के आसपास आ रहे हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन हालांकि सभी का उपचार के लिए जो है वो प्रशासन ने आला अमला जो है वहां पर लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ उपचार को लेकर के लगातार टीमें जो है रवाना हो रही है। कई एम्बुलेंस की गाड़ियों को मौके बुला लिया गया है। साथ ही साथ में रेस्क्यू करने वाली टीम को जो है सुरक्षा के पूरे व्यवस्था किए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जा सके और उन्हें तत्काल प्रभाव से बड़े हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा करके उनकी जान बचाई जा सके, उसको लेकर के रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। हालांकि वहां पे मौके पे कुछ ही देर में डीएम और एसपी वहां पे पहुंचने वाले हैं और हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से टीम जो है निश्चित रूप से संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सीधा गाजीपुर चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता इकरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, अगर बात की जाए गाजीपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? कितने लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है और जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सका है क्या? जी बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की बहुत ही बड़ी घटना है। गाजीपुर के मर्दब थाना रेंज तो हमारे संवाददाता इकरार की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हमारे दर्शक साफ तौर से इकरार की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे उन तक अपनी पहुंच बनाने की। तो आपको बता दें गाजीपुर से ये बड़ी और दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से बारात के लिए जा रही बस के ऊपर ये हाई टेंशन लाइन का तार गिरा है, जिसमें ये दुखद घटना सामने आई है। कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बस में लगभग 70 लोग बताए जा रहे हैं सवार थे। अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि 25 लोगों की मौत की सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम गाजीपुर से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें 25 लोगों की सूत्रों के हवाले से मौत की भी खबर सामने आई है। शादी समारोह में एक बस जा रही थी, ये बस हाई टेंशन का तार इस बस पे गिरा है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटी है। बस में आग लगने से पूरी बस धू धू कर जलने लगी और बस में सवार
कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना का संज्ञान लिया है और प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर हादसे को सीएम ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। हालांकि लोकल प्रशासन पर जरूर सवालिया निशान लग रहे हैं। कार्यक्रम आपको बता दें, इस दुर्घटना के काफी देर बाद मौके पर लोकल प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें, संदीप हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए इस दुर्घटना की, इस तरीके की तमाम दुर्घटनाएं लगातार घटित होती हैं, अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं जिसमें कई लोगों की जान जाती है। बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो बिजली विभाग में इस तरीके की घटनाएं लगातार घटने के बावजूद भी कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई प्रशासनिक व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और इस तरीके की घटनाएं घटना दर घटना लगातार होती चली जाती हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम सवालों की अगर बात करते हैं तो लगातार सवाल बिजली विभाग पे भी बनते नजर आएंगे। क्यों? वजह ये है कि जिस तरीके से लापरवाही है, कहीं ना कहीं जो अगर 20,000 हाइट का एक्सटेंशन वायर अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा की व्यवस्था इंतजाम होने चाहिए, या 10,000 केवी का अगर निकलता है तो उसके भी इंतजाम करने चाहिए प्रशासन को। हालांकि शायद यही एक सबसे बड़ी लापरवाही रही होगी कि वहां पर जो एक्सटेंशन वायर गया हुआ है वो कितना मजबूत बना हुआ था, उसको रोकने के लेके क्या व्यवस्थाएं पहले से की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऊर्जा विभाग को पूरी तरीके से इस पे पहले से ही सख्त कदम उठाने चाहिए थे कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो नहीं, कहीं घोर लापरवाही तो नहीं, कहीं अगर वायर अगर टूट रहा हो या फिर उसमें किसी प्रकार से कोई वायर में आग लगने की संभावना या चिंगारी लगने की संभावना उत्पन्न हो रही हो तो इसको पहले से ही विभाग को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जब ये बड़ा हादसा होता है उसके बाद से अधिकारी लोग सजग होंगे, फिर वहां पे मौके का निरीक्षण करेंगे, फिर वहां पे जाकर के इसका जो है चीजों को देखेंगे। तो ये एक लापरवाही कह मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक बड़ी घटना घटती है, 20 से 25 लोगों की मौत होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से एक हाई टेंशन वायर के निकलने से और फिर उसके टूट के गिरने से पूरी तरीके से बस में आग लग जाती है, बस पूरी तरीके से जल जाती है। हालांकि इन सभी घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक जो है निर्देशित किया है और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि गाजीपुर में ये बड़ी और दुखद घटना सामने आई है। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से बिजली विभाग पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि समय समय पर मेंटेनेंस, तारों के कसाव को लेकर प्रशासन पर, बिजली विभाग पर जरूर सवालिया निशान लग रहे हैं। इकरार हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इकरार, अगर बात की जाए इस घटना की, अभी के वहां के हालात कैसे हैं? जो घायल थे उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है और लगभग कितने लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है? जी, बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर में बहुत ही दुखद घटना घटी है। घटना में कहीं ना कहीं इस प्रशासन भी जिम्मेदार है। जैसे बिजली विभाग तमाम चेकिंग करता है, तमाम दावा करता है, लेकिन जब तक 11,000 पोल की जब खंभा टूटा हुआ था, कम से कम उसको संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब प्रशासन कब जगता है, जब ऐसी कोई बड़ी घटना है, दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन जगता है। और मरने वाली बात सूत्रों की से जानकारी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं 20 से 25 लोगों की मरने की सूचना आ रही है। जी इकरार, एक महत्वपूर्ण बात आपने की है कि बिजली का खंभा टूटा हुआ था। जिस जगह यह दुर्घटना घटी है, क्या वहां बिजली का खंभा टूटा हुआ था? जी, सूत्रों के हवाले जानकारी यही मिली है कि कहीं ना कहीं वो खंभा वो टेढ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से बस जा रही थी, जिसमें बस और उस खंभे के तार से वो टच हुआ, जिसकी वजह से लाइन आई, जिस लाइन पूरे बस को अपनी एक चपेट में लिया। उसके बाद न किसी को भागने का मौका मिला, न कुछ करने का, और तत्काल बस में आग लग गई। जी इकरार, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है? घायलों को अस्पताल में अभी तक पहुंचाया जा चुका है या नहीं पहुंचाया जा चुका है? और मौत की पुष्टि की अगर बात की जाए तो कितने लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है? जी, बता दें कि मुख्यालय से कम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कम से कम रास्ता भी इधर खराब है, इसकी वजह से थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है, जो इसकी जितना भी
वो करें। कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति, लेकिन सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसी घटना होने हम न दे। तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी, खासा नाराजगी भी सामने नजर आ रही है कि इतनी बड़ी तार है, लेकिन आखिर में ऐसी घटना कैसे हो गई। 11,000 पोल की जब लाइट जा रही है तो उसको कम से कम, अगर ऐसी डैमेज या कोई स्थिति ऐसी हुई तो उसको कम से कम ठीक करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर प्रशासन और बिजली विभाग इस चीज को पहले ही कवर किया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जी निश्चित रूप से इकरार आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस घटना के बारे में। तो आपको बता दें कि गाजीपुर से ये बड़ी घटना सामने निकल कर आई है, जिसमें कई लोगों की दुखद मौत की भी खबर सामने आई। आपको बता दें हाई टेंशन का तार गिरने से बस में सवार कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 70 लोग इस बस में सवार थे। बताया जा रहे हैं कि बारात किसी शादी समारोह में ये बस जा रही थी, जिसमें 70 लोग सवार थे। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम रुक करते हैं अगली खबर का। पटना से अहम खबर सामने आ रही है। 14 या 15 मार्च को हो सकता है बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। जेडीयू के मंत्रियों को दोहराया जा सकता है। आपको बता दें जेडीयू के जो मंत्री पहले से मंत्रालय में शामिल थे उनको फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है। 14 मार्च को शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। 14 मार्च को शाम 4 बजे कैबिनेट की विस्तार की संभावना है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की खबर पटना से आपको दिखा रहे हैं। 14 या 15 मार्च को हो सकता है बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जेडीयू के मंत्रियों को फिर से एक बार दोहराया जा सकता है। तो 14 मार्च शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार की संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। 14 या 15 मार्च को हो सकता है बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के गोंडा से यह अहम खबर सामने आ रही है। ग्राम सभा में बने सचिवालय में गंदगी का अंबार लगा दिखाई दिया है। सुलभ शौचालय से लेकर सचिवालय तक गंदगी का अंबार दिखा है। आपको बता दें सरकार के मंशा पर पानी फेर रहे हैं ये जिम्मेदार। कंप्यूटर कक्ष में बांधे जाते हैं जानवर। 14 लाख रुपए की लागत से बना है ग्राम सचिवालय। ग्राम सभा रुदौलिया विकासखंड करनेलगंज का यह पूरा मामला है। सरकार की मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं जिम्मेदार। कंप्यूटर कक्ष में जानवर बांधे जा रहे हैं। 14 लाख रुपए की लागत से बना है ये ग्राम सचिवालय। समस्या यहाँ हमारे बहुत है। पहली समस्या तो ये विकास भवन का देखिए हाल क्या है। विकास भवन क्यों बनाया जाता है कि कोई पंचायत जो मीटिंग करी होती इसी में तो आ जाए। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? देखा। फोटो बना लाए। हाँ बना। ये हाल है। गौशाला बना, वो गौशाला बना रखा है इसको कहानी हो। इसमें न बैठने की जगह है, न कंप्यूटर, न संदोटा, न लाइट, न लाइटिंग, न फटी, सब धस पड़ा है। नल को देखिए क्या हाल है, वहाँ पर जाइए। और इसका नाले नल के भी पैसे सब निकल चुके हैं। और सारे नल भी देखो, हमारे यहाँ आश्रम का भी अधवाड़ा पड़ा हुआ है नल, वहाँ का भी टूटा हुआ। उसमें कोई मीटिंग वोटिंग कोई अफसर अधिकारी जाए जो बैठ नहीं सकता है। इतना पैसा हर महीने, चौथे 5वें महीने का पैसा निकालिए, मरम्मत होता है, कहीं रंगाई होती है, बस यही होता है इसमें। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से की है? शिकायत बहुत जाती है। क्या वो सब नहीं देखते हैं अधिकारी लोग? आंधे सिक्योरिटी बिगड़ी। फिर हमारे मंदिर पर आते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग का घर है हमारा मंदिर, क्यों नहीं वहाँ पर मनवाते साले? अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में पीडीए की झलक दिख रही है। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप और बसपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने 7 और सहयोगी दलों के 3 नामों की घोषणा की है, जो कि विधान परिषद सदस्य बन गए हैं। तो आलोक शाख ये पिछड़ा वर्ग से हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। किरण पाल अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको भी एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली जो हाल ही में बीएसपी छोड़कर सपा में वो शामिल हुए हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। भाजपा की बात करते हैं। भाजपा विजय बहादुर पाठक को भाजपा ने एक बार फिर से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। महेंद्र कुमार सिंह को बीजेपी ने एक बार फिर से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। तो भाजपा और सहयोगियों के प्रत्याशी अशोक कटारिया
को बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। मोहित बेनीवाल भी भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। रामतीरथ सिंघल भी बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी बनाएंगे। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशियों को बीजेपी ने घोषणा की है, जबकि 3 सहयोगी दलों के हैं। संतोष सिंह बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी हैं। आशीष पटेल एमएलसी, ये अपना दल कोटे से एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। योगेश चौधरी एमएलसी, ये राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से ये प्रत्याशी बनाए गए हैं, एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिच्छे लाल राजभर, ये सुभाषपा के कोटे से एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो 10 प्रत्याशियों की घोषणा एनडीए की तरफ से हुई है, जिसमें 7 बीजेपी की हैं, जबकि 3 सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। सपा ने भी 3 प्रत्याशियों की अपनी घोषणा की है, जिसमें पीडीए की झलक साफ तौर से देखने को मिलती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गरियाबंद जिले के अंतर्गत छुरा के पत्रकार स्वर्गीय उमेश राजपूत की प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव एवं जिले के पत्रकारों और ग्रामवासियों की उपस्थिति में उनके गृह ग्राम हीराबत्तर में संपन्न हुआ है। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। शासन के सुस्त रवैये के कारण आज पर्यंत उमेश राजपूत के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। हम सभी लोगों को एक संयुक्त प्रयास करना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर इस विषय पे एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक जन सेवक की हत्या हुई है उमेश राजपूत जी की, निश्चय ही एक गंभीर अपराध है। इसका एनआईए जांच की मांग करना चाहिए। जी, आज की इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, मेरे सभी पत्रकार साथी, मेरे परिजन को इस प्रकार सम्मान देने में सभी सहायक रहें और सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से परिजन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केसीजी जिला के साल्हेवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक कुलेश्वर जंघेल उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और शराब पीने के कारण उसकी मानसिक संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ गया था, जिसके कारण वह अपने आप को मारने की कोशिश लगातार कर रहा था। उसकी ये हरकत देखकर घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। जिस रूम में मृतक बंद था वह किचन से लगा हुआ था, तो मृतक ने अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए किचन में रखे कांटेदार चम्मच से खुद पर वार किया। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। की जो घटना है वो यहाँ साई मोटर्स वाले संजय वर्मा के बहन के हस्बैंड की घटना है। ऐसे सुनने में आया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे थोड़े, और अचानक रात को 2 बजे उठ के ये घटना हुई है। ऐसा मैं देखा नहीं हूँ, पर ऐसे सुनने में आया है कि सीसीटीवी फुटेज में उसके द्वारा स्वयं कारित किया गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। दिनांक 10 मार्च 2024 को प्रार्थी भैयालाल वर्मा ने मौके का मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया है कि उसका दमाद कलेश्वर जंघेल, जो जंगलपुर स्वीकदान एरिया का रहने वाला है, वो कुछ दिनों से शराब का सेवन करके उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, जिसके वजह से आज रात्रि करीब 2 बजे कलेश्वर जंघेल के द्वारा लोहे के धारदार परसूल से अपने गले को काट लिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले के मणिपुर थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मीपुर में बंजारी संचालित हो रहे महुआ शराब की अवैध भट्टी में संभागीय आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने दबिश देकर एक आदतन शराब माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उड़नदस्ता दल ने आरोपी शिवलाल एक्का के कब्जे से 110 लीटर महुआ शराब और 600 किलो महुआ लहन जब्त करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर थाना के समीप धड़ल्ले से संचालित हो रहे शराब भट्टी का नजारा देख आबकारी विभाग की टीम दंग रह गई। घर के भीतर ही 5 भट्टियों में संचालन हो रहा था।
व्यवस्था कार्यालय में हम लोगों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बंजारी में रहने वाला शिवलाल लेक्का अपने घर में अभी भारी मात्रा में शराब बनाकर सप्लाई के लिए रखा हुआ है। हम लोग तत्काल टीम बनाकर उसके यहाँ दबिश दिए। जब मौके पर हम लोग पहुँचे तो देखे कि 5 भट्टी दारू की चढ़ी हुई है, जो लगातार दारू बन रहा था वहाँ पे, और पाउच में उसने लगभग 110 लीटर 110 पाउच बनाकर शराब सप्लाई के लिए रखा हुआ था। भारी मात्रा में महुआ लाहन भी था। आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि वहाँ भट्टी मतलब हमेशा चलती रहती है, कभी भी दारू बनना बंद नहीं होता। आस पड़ोस के लोग भी परेशान थे। वहाँ बताया कि सर हम लोग मना। अब बात करते हैं अगली खबर की। फिरोजपुर में गुंडागर्दी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों में पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए लोग सरेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। ताजा मामला फिरोजपुर के जीरा विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक एक युवक पर हमला बोल दिया और गाड़ी की तोड़फोड़ भी शुरू कर दी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दोस्तों, एक वीडियो मैं ਹੁਣੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MLR ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਸੀਗਾ, सोने की चैन सीगी मेरे को, 35,000 रुपया सीगा, वो भी नाल ले गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अयोध्या नगरी में आकर मन प्रसन्न हो गया। सीएम ने ये बात कही। अब भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बात कही गई, अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अयोध्या पहुंचे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, अन्य कैबिनेट के सहयोगी भी पहुंचे हैं। भव्य और दिव्य दर्शन की उन्होंने बात कही। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं, भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। अयोध्या पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अयोध्या नगरी में आकर मन प्रसन्न हो गया। आपको बता दें, भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। तो भजनलाल शर्मा अयोध्या पहुंचे हैं। राजस्थान कैबिनेट के अहम सहयोगी भी अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें भी सामने रखी। अयोध्या अब भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो अयोध्या नगरी में आकर मन प्रसन्न हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है। आपको बता दें, जहां राम भक्तों के लिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह श्रवण कुमार बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रायबरेली के 22 मंडलों से राम भक्तों को दर्शन करवाने के लिए उन्होंने बसें रवाना की हैं। बता दें कि हर रविवार को लगभग 1500 राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की इस पहल को रायबरेली वासियों ने खूब सराहा है। सूची तैयार कर हर रविवार को राम भक्तों को उनके घरों से ले जाकर राम मंदिर के दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
अब बात करेंगे अगली खबर की। राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना, अधिवक्ता सुरक्षा योजना आदि योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए कानपुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को सौंपा है। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान लॉयर्स के पूर्व अध्यक्ष पंडित रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजनाएं नहीं है। इसी संबंध में विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को गारंटी देते हुए अपने पत्र में शामिल करें। इसके लिए हमने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने जो अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित प्रतिवेदन दिया है कि आप अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, अधिवक्ता आवास योजना, अधिवक्ताओं की सुरक्षा जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को गारंटी देते हुए अपने संकल्प पत्र में शामिल करें। इसके लिए अभी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को प्रतिवेदन दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा नगर के नौगांवा सादात रोड स्थित सलमान हैदर जूनियर हाई स्कूल में आज 33वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नगर पंचायत नौगांवा सादात के चेयरमैन पति नदीम अब्बास जैदी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया और सलमान हैदर जूनियर हाई स्कूल के मैनेजर इकबाल हैदर और सभी अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और आने वाले सभी अतिथियों का शुक्रिया भी अदा किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में मंडल पूजा का समारोह विधि पूर्वक आज संपन्न हो गया है। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म होने के बाद 23 जनवरी से मंदिर में विशेष मंडल पूजा की शुरुआत हुई थी। 23 जनवरी से लेकर पूरे 48 दिनों तक ये पूजा का आयोजन हुआ है। 48 दिनों तक चलने वाली इसी विशेष पूजन प्रक्रिया को मंडल पूजा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान रामलला के उत्सव प्रतिमा के साथ साथ विराजमान रामलला की प्रतिमा को 1000 तांबे के कलश से पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया, जिसमें सरयू गंगा नदी का जल भी शामिल है। इसके साथ ही भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर में चल रही मंडला पूजा रविवार को खत्म हुई। पूजा 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को शुरू हुई थी। प्रातः सुबह सुबह मंडल डाला है और 1000 कलश रखकर वहाँ सरजू जैसे गंगा सभी तीर्थ को डाल के अभिमंत्रण किया गया है और भगवान का जो बाल रामलला का प्रतिमा है वहाँ भी न्यास करके सहस्र कलशों से अभिषेक हो चुका है और 56 भोग हो चुका है। मंडला पूजा 48 दिन तक चलती है। इस दौरान कई अनुष्ठान किए गए। अंतिम दिन रामलला के अभिषेक समारोह के लिए गंगा और सरयू समेत पवित्र नदियों के पानी से भरे 1008 कलश का इस्तेमाल किया गया। अंतिम दिन के अवसर पर 1008 कलशों द्वारा उनमें भी तकरीब 250 मतलब 250 कलश पंचामृत के कलश से भगवान रामलला जी का अभिषेचन करके तत्पश्चात अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से परिपूरित औषधि कषायों से परिपूरित कलशों का अभिषेचन। अंत में जो बड़ा कलश जिसे ब्रह्म कलश कहते हैं शास्त्र की भाषा में, या बृहद कलश कहते हैं या कुंभ कहते हैं, उस कुंभ का अभिषेक कुंभाभिषेक करके यह मंडलोत्सव का समापन आज किया जा रहा है। मंडला पूजा खत्म होने के बाद रविवार शाम तक संगीत समारोह हुआ। समारोह में कई तरह के नृत्य और गायन हुए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। विकसित भारत के अपने नजरिए को कैनवास पर उतारने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में कलाकार नई दिल्ली के पुराना किला पहुंचे हैं। आपको बता दें, पुराना किला में एक दिन का कला शिविर लगाया गया। शिविर में चारकोल स्केचिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने अपने हुनर को दिखाया। देखिए हमारी रिपोर्ट।
विकसित भारत के अपने नजरिए को कैनवस पर उतारने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में कलाकार नई दिल्ली के पुराना किला में पहुंचे। पुराना किला में एक दिन का कला शिविर लगाया गया था। शिविर में चारकोल स्केचिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने अपने हुनर दिखाए। ऐतिहासिक विरासत के हरे भरे लॉन के एक कोने में सुबह से कलात्मक गतिविधियां शुरू हो गईं। देशी विदेशी सैलानी भी शिविर का लुत्फ उठाने पहुंचे। आज विकसित भारत पे विकसित भारत एम्बेसडर आर्ट वर्कशॉप लगभग 12,570 आर्टिस्टों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 1,13,000 आर्टिस्ट वर्चुअली देश भर से ज्वाइन हुए। तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे विकसित भारत एम्बेसडर के संकल्प के नीचे इतने लाखों आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और एक ही सपना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको हम सब लोग अपने आर्ट के साथ पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और ललित कला अकादमी ने मिलकर आयोजित किया था। इसमें पेशेवर कलाकारों के अलावा फाइन आर्ट के छात्रों ने भी भागीदारी की। इसमें हमने यही कि नारी शक्ति को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जितने भी अभी मोदी ने काम में जो चल रहा है, अभी उनका जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें ये भी उसका एक पार्ट है। तो इसमें जैसे कृषि प्रधान जैसे है ना, पंचायती राज को मैंने इसको जैसे कृषि के थ्रू दिखाया है, और इसमें जैसे 3 तलाक को उन्होंने किया था क्लियर, तो मॉमडेंस को दिखाया है यहाँ पर, और इसी तरह से पूरा एक कंबाइंड ग्रुप दिखाया है। मैम ये पेंटिंग मैंने विकसित भारत पे बनाई है, जिसमें मैंने अब्दुल कलाम को दिखाया है कि उनने कैसे अपने देश के विकसित किया और ये मिसाइल को उनने इन्वेंट किया था, वो दिखाया है मैंने इस पेंटिंग में। कैसे बनी है ये पेंटिंग और कितना समय लगा? ये मैंने एक्रेलिक कलर से बनाई हुई है, इसमें थोड़ा मैंने वाटर कलर इफेक्ट दिया है और इस पेंटिंग को बनाने में 3 से 4 घंटे लगे। सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कलाकार विकसित भारत के एम्बेसडर होंगे। कलाकार अपनी कल्पना के मुताबिक विकसित भारत की तस्वीर पेश करेंगे। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।